क्या यही डाइट जिन पेशेंट्स के क्रेटिनिन जो है लगातार बढ़ रहा है उनको सभी को लेना होता है? सोडियम कम रखना, नमक का प्रयोग कम से कम करना, जिससे ब्लड प्रेशर ना बढ़े, किडनी को फर्दर डैमेज ना हो। ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं जो कर्मा आयुर्वेदा आने के बाद भी ठीक नहीं हो पाते और वो क्यों नहीं हो पाते? वहाँ पता चलता है कि वो परमानेंट पेशेंट हो गया हॉस्पिटल का, कि वो जाए जा रहा है, हफ्ते में 3 बार जा रहा है, महीने में 12 बार जा रहा है, और फिर उसे पता चल रहा है किडनी फिर भी ठीक नहीं हो रही, कंडीशन फिर भी डिटोरिएट हो रही है, कभी इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, कभी सूजन आ रही है, कभी कोई और दिक्कत हो रही है, कभी प्रोटीन कम हो रहा है, कभी वीकनेस आ रही है, 10 तरह की कॉम्प्लिकेशन बनी रहती हैं। जी हाँ, ये पूरी रिपोर्ट आप आगे देख सकेंगे। उससे पहले हम आपको किडनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। किडनी शरीर का वो अंग है जो शरीर की तमाम गंदगियों को बाहर निकालता है, और भारत में किडनी रोग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे अन्य बीमारियों का अधिक समय तक इलाज न कराना, अनुपयोगी आहार और तनाव, जिसके चलते डायलिसिस की आवश्यकता भी काफी बढ़ रही है। डायलिसिस एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो किडनी के कार्य को सहायक बनाती है, लेकिन ये भारी, आर्थिक और शारीरिक दर्दनाक हो सकती है। अगर डायलिसिस से कैसे निजात पाई जाए या किडनी के रोगों से कैसे बचा जा सके, और वो कौन से मरीज हैं जो इलाज लेने के बाद किडनी की दिक्कतों से निजात पा चुके हैं, ये जानने के लिए नेशनल खबर की संवाददाता प्रज्ञा झा पहुंची। कर्मा आयुर्वेदा और आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत ने जो बताया वो आपको जरूर सुनना चाहिए। जैसा कि आप आगे की रिपोर्ट में समझ ही चुके होंगे कि आगे जो आने वाली रिपोर्ट है उसमें हम आपको मरीजों के बारे में बताने वाले हैं जो किडनी की प्रॉब्लम से ग्रसित थे और अभी उनकी स्थिति क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और अभी जो नेशनल खबर की पूरी टीम है वो कर्मा आयुर्वेदा में मौजूद है और मेरे साथ जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत मौजूद हैं। डॉक्टर पुनीत, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। और जैसे पेशेंट के बारे में जानकारी हम आपसे ले रहे हैं, तो कुछ रिपोर्ट्स जो अभी मौजूदा हैं उनके बारे में कुछ बताइए हमें। जी बिल्कुल, बहुत से पेशेंट आते हैं जिनका क्रेटिनाइन बहुत अधिक होता है, 10, 11, 12 की रेंज में भी होता है, और उनको डायलिसिस एडवाइस कर दिया था और ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया गया था। एक लेवल के क्रेटिनिन बढ़ जाने के बाद 2 ही चीज़ें एडवाइस की जाती हैं, या तो डायलिसिस करा लो या ट्रांसप्लांट करा लो। अब डायलिसिस कराने जाते हैं तो सप्ताह में 2 बार शुरू होता है, फिर सप्ताह में 3 बार होता है। ग्रेजुअली 2-3 साल के बाद देखा जाता है कि वो डायलिसिस लंबे समय तक नहीं चल सकता। उसके बाद कहा जाता है कि अब आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए। ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी उम्र कितनी होती है ट्रांसप्लांट की? एवरेज लाइफ 5 साल तक बताई गई है। कभी अगर मान लीजिए ट्रांसप्लांट ओटी से कराने के बाद, बाहर निकलने के बाद फेल हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसप्लांट फेल नहीं कहा जाता, उसे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कहा जाता है। तो इस तरह की वोकैबुलरी के बीच में रहना पड़ता है एक ट्रांसप्लांट पेशेंट को। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि किडनी का क्रेटिनिन जिनका 12 की रेंज में था, 112 वगैरह उनको बोल दिया था, और 12 क्रेटिनिन था, ट्रांसप्लांट बोल दिया था उनको, और किस प्रकार से उन्होंने इस गंभीर बीमारी को मात दी। और केवल 2 महीने में ये रिपोर्ट इन्होंने डॉक्टर लाल पैथ लैब से कराई है। पेशेंट है लखनऊ के, रमजान अली नाम है इनका पेशेंट का, और ये देख सकते हैं 11/10/2023 की ये रिपोर्ट है। 12.02 क्रेटिनिन था जब पेशेंट आए थे यहाँ पे, 12.02, 12 की रेंज में क्रेटिनिन था। उसके बाद दोबारा से 27 साल मात्र उम्र है पेशेंट की, रमजान अली ने दोबारा रिपोर्ट कराई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22 दिसंबर 2023 को लखनऊ से कराई है, 0.70 हो गया। EGFR एस्टिमेटेड GFR 128 आ गया। इसके अंदर EGFR जो है 5 है, 5 GFR एस्टिमेटेड जो है उसके 128 आ गया, यानी कि क्रेटिनिन जो था वो 12 था और वो 0.72 आ गया। इसको आप पकड़ लीजिए, एक बार आप बताएंगे पेशेंट को कि ये कैसे क्रेटिनिन कितना लिखा है इस पे। क्रेटिनिन यहाँ पर 12.02 लिखा हुआ है, और डॉक्टर रेफर्ड बाय डॉक्टर भी बताएंगे आप कौन सा डॉक्टर है यहाँ पे ऊपर, उसमें रेफर्ड बाय लिखा हुआ है लैब के ऊपर, PN सिंह। PN सिंह। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस पे डॉक्टर का नाम और इसमें क्रेटिनिन एक बार पढ़ दीजिए और डेट पढ़ दीजिए। डॉक्टर रेफर्ड बाय डॉक्टर बलराम तिवारी, और क्रेटिनिन यहाँ पर 0.72 आ चुका है जी। 12 से लेके 0.72 क्रेटिनिन आया है इनका। GFR जो है वो इंक्रीज हुआ है, 5 से लेके 128 तक आया। बहुत अच्छे चेंजेस नज़र आए हैं, मार्वलेस चेंजेस इनको नज़र आए हैं।
डाइट, मेडिसिन, गाइडलाइंस, योगा, एक्यूप्रेशर, सब चीज़ें इन्होंने लग के फॉलो करी और रिजल्ट इनको बहुत अच्छे नजर आए। तो आवश्यकता है तो बस इसी चीज़ की है कि ये लग के सब चीज़ों को फॉलो किया जाए, A to Z सब चीज़ों को फॉलो किया जाए। जब ये 12 से नॉर्मल की रेंज में आ सकता है, 12 क्रेटिनिन मतलब 5 GFR है, 1 मिनट में किडनी 5 ml फिल्टर कर रही है, और उसके बाद 2 महीने के बाद जब इन्होंने कराया है तो 128 एस्टिमेटेड GFR है, 1 मिनट में किडनी 128 ml फिल्टर कर रही है। 5 ml से 128 ml फिल्ट्रेशन आई है। डॉक्टर लाल पैथ लैब लखनऊ की रिपोर्ट्स हैं ये सारी, ना तो ये दिल्ली की रिपोर्ट है ना मेरे आसपास की रिपोर्ट है, ये बड़ी लैब की रिपोर्ट है और यहाँ से 500 किलोमीटर दूर की रिपोर्ट है। बिल्कुल, आप स्क्रीन पे भी साफ तौर पर देख पा रहे हैं रिपोर्ट्स को, और हम दूसरे रिपोर्ट पे बढ़ते हैं। इसी तरीके से बहुत से पेशेंट आते हैं, पेशेंट टू पेशेंट सारी रिपोर्ट्स अलग अलग रहती हैं। अभी कोई पेशेंट जो है वो उसको जल्दी इंप्रूवमेंट आती है, किसी को इंप्रूवमेंट देर से आती है, लेकिन इंप्रूवमेंट सभी को आती है बशर्ते वो लग के फॉलो करे जैसे बताया जा रहा है। डाइट भी, मेडिसिन भी, गाइडलाइंस भी, एक्यूप्रेशर भी, योग भी, सब चीज़ें फॉलो करें तो इंप्रूवमेंट्स उनको वहाँ पे भी नजर आती है। अब ये बात करेंगे, ये है लाइफ लैबो रिपोर्ट्स है इनकी। 5.6 क्रेटिनिन था जब ये आए थे, 29/10/2023 की ये रिपोर्ट है, और ये जो इन्होंने टेस्ट कराया है 5.6 आ रहा है इसके अंदर, देख सकते हैं ये रिपोर्ट 5.6 है। फिर से भी इन्होंने लैब से दोबारा कराया है, और पेशेंट का नाम जो है इसमें है मोहम्मद सूफियान। फिर दोबारा इन्होंने कराया मोहम्मद सूफियान ने, क्रेटिनिन 4.9 हो गया, घट गया इनका 1 महीने के अंतराल में, यानी कि 28/11/2023, और ये 29/10/2023, यानी कि 1 महीने के अंतराल में क्रेटिनिन घटना शुरू। पहले क्रेटिनिन बढ़ रहा था, देखो पैटर्न कैसा था, इंक्रीजिंग था, अब पैटर्न कैसा होगा, डिक्रीजिंग हो गया। एक ये भी हमारे लिए पॉजिटिव है कि क्योंकि क्रेटिनिन जो होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जाता है, तो बढ़ा नहीं, दूसरा रिड्यूस भी होना शुरू हो गया, तो दोनों ही चीज़ें हो गई। अब जब रिड्यूस होना शुरू हुआ है तो पेशेंट डाइट, मेडिसिन, गाइडलाइंस, योगा, सब चीज़ें फॉलो करेगा तो बहुत अच्छे चेंजेस उसको फर्दर और नजर आएंगे। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, अनुशासन ही बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ लग के फॉलो करा, जो जो बताया वैसे फॉलो करा, डाइट, मेडिसिन, गाइडलाइंस, योग, एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन, सब चीज़ें फॉलो करें, और उसी तरीके से क्रेटिनिन भी रिड्यूस होना शुरू करें। तो क्या होता है, डायलिसिस कराओ, ट्रांसप्लांट कराओ, गंभीर बीमारी है, खुद तो हिलता ही है आदमी, साथ साथ परिवार वाला भी सब हिल जाते हैं। डायलिसिस कराने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि डायलिसिस बोलने में बड़ा ईजी है, सिंपल है। लोग जाते हैं, साथ में एक बंदा 4 घंटे साथ जाता है, आधे पौने घंटा आने का, आधे पौने घंटे जाने का, यानी कि 2 बंदे हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस कराने जा रहे हैं हॉस्पिटल में। आप पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में ठीक होने के लिए, बिल्कुल वहाँ पता चलता है कि वो परमानेंट पेशेंट हो गया हॉस्पिटल का, कि वो जाए जा रहा है, हफ्ते में 3 बार जा रहा है, महीने में 12 बार जा रहा है, और फिर उसे पता चल रहा है किडनी फिर भी ठीक नहीं हो रही, कंडीशन फिर भी डिटोरिएट हो रही है, कभी इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, कभी सूजन आ रही है, कभी कोई और दिक्कत हो रही है, कभी प्रोटीन कम हो रहा है, कभी वीकनेस आ रही है, 10 तरह की कॉम्प्लिकेशन बनी रहती हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर पुनीत, जैसे दोनों ही जो पेशेंट्स हैं अलग अलग जो प्रॉब्लम्स रही हैं और बहुत तेज़ी से दोनों ने ही रिवाइव किया है, तो इन दोनों का डाइट एक जैसा था या अलग अलग था? देखिए डाइट क्या होता है ना, डाइट इलेक्ट्रोलाइट्स पे निर्भर करता है। अगर पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब डाइट जो होता है वो इन्हीं सभी चीज़ों पर निर्भर रहता है। किसी मान लीजिए किसी का कैल्शियम कम है तो उसे हो सकता है दूध अलाउ कर दें, या कैल्शियम ज़्यादा है तो किस तरीके से उसे फूड लेना है। पोटेशियम में अगर ज़्यादा है तो उसको फ्रूट, कौन से फ्रूट से अवॉइड करने हैं। फॉस्फोरस अगर ज़्यादा है, कम है, ये सब देखते हुए ही डाइट का निर्धारण किया जाता है। लेकिन एक कॉमन जो जनरलाइज डाइट है वो लो सोडियम डाइट रखनी होती है, लो पोटेशियम डाइट रखनी होती है। ये चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रोटीन अगर ज़्यादा लेते हैं तो प्रोटीन से ज़्यादा यूरिया रिलीज होता है, क्रेटिनिन रिलीज होता है, तो जितने प्रोटीन की आवश्यकता है उतना ही प्रोटीन लिया जाए। ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका ध्यान रखा जाए इन चीज़ों का। क्या यही डाइट जिन पेशेंट्स के क्रेटिनिन जो है लगातार बढ़ रहा है उनको सभी को लेना होता है? नहीं, देखिए क्या होता है कि ये कुछ जनरल चीज़ें तो हैं। सोडियम कम रखना, नमक का प्रयोग कम से कम करना जिससे ब्लड प्रेशर ना बढ़े, किडनी को फर्दर डैमेज ना हो। पोटेशियम का प्रयोग कम से कम करना है। प्रोटीन का प्रयोग उतना करना है जितनी आवश्यकता हो, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन ना लिया जाए। एनिमल प्रोटीन को हो सके तो अवॉइड किया जाए। रेडी मीट अवॉइड किया जाए। ये कुछ जनरल प्रिकॉशंस है। उसके बाद आती है एक स्पेसिफिक कस्टमाइज प्रिकॉशंस रिपोर्ट्स के इलेक्ट्रोलाइट्स के आधार पर। सूजन है कि नहीं है, पानी कितना पीना है, सूजन के अनुसार पीना है। ये सब चीज़ें फिर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। अगर मान लीजिए किसी के स्वेलिंग ज़्यादा है, पैरों में सूजन आ रही है, तो उसको पानी कम करना ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है क्रेटिनिन उसका भी 2 हो और दूसरे का भी 2 हो, लेकिन एक को सूजन है एक को नहीं है। पानी दोनों को कम करना है, दोनों को रिस्ट्रिक्ट करना है, दोनों को रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है पानी।
लेकिन उसको हो सकता है ज़्यादा ज़रूरी हो, क्योंकि उसकी स्वेलिंग आ रही है, स्वेलिंग आने की वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि ऐसे कौन से पेशेंट्स होते हैं जो कर्मा आयुर्वेदा आने के बाद भी ठीक नहीं हो पाते, और वो क्यों नहीं हो पाते? देखिए क्या होता है, पेशेंट सभी प्रकार के आते हैं और ऐसा नहीं है कि जितने पेशेंट आएंगे सारे ही ठीक हो जाएंगे। एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ पेशेंट तो ऐसा होता ही है जो जिनको बेनिफिट नहीं हो पाता। हमारा प्रयास ये रहता है कि सभी को फ़ायदा हो, सभी को फ़ायदा मिले। लेकिन कई बार पेशेंट घर पे खुद भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा लाइफस्टाइल बना होता है। अगर किसी को, कई पेशेंट ऐसे होते हैं, अरे हम दवाई भी लेंगे, हम ड्रिंक भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, बिकॉज वो चीज़ वो नहीं छोड़ पाते, वो चीज़ वो अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाते। ऐसे बहुत से केसेस इसी तरीके के होते हैं जहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो करना पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। वो अगर यहाँ से जा रहा है तो उसका खाना पीना वैसा है कि वो जाके वैसे करता ही करता है। अब हम एक तरफ से तो जो नलका है वो चला रहे हैं और दूसरी तरफ से हम साफ नीचे सफाई भी कर रहे हैं, तो सूखा तो होगा नहीं कभी। सूखा करना तो नलके को भी बंद करना पड़ेगा और नीचे सफाई भी करनी पड़ेगी। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, यानी कि हमें डाइट फॉलो भी करना ज़रूरी है, साथ में हमें योगा, मेडिसिन, एक्यूप्रेशर, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, ट्रांसप्लांट करा के जो पेशेंट आते हैं उनके केसेस में भी हमारे लिए बहुत जो है चुनौतीपूर्ण हो जाती है कि ये जो पेशेंट है इनका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। इम्यूनिटी कम होने के कारण इनका रिवाइव करना जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा हमारा श्रम लगता है, बहुत ज़्यादा हमें देखना पड़ता है किस प्रकार से हम इनको रिवाइव करा सकते हैं। तो ये कुछ प्रकार के पेशेंट होते हैं जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रह जाते हैं। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर पुनीत, खास जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थी पूरी जानकारी कि आखिर कैसे जो पेशेंट्स हैं सिर्फ 1 या 2 महीने के अंदर में जिनका क्रिएटिनिन 12 तक पहुंच चुका था वो 0 तक आ चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम मान सकते हैं। और साथ में अगर आपके मन में अभी कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसे ही तमाम साक्षात्कार के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।